नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछला पूरा का पूरा जो 10-15 दिन से अपना चल रहा था, भक्ति आंदोलन चल रहा था, जिसमें सिख है, महाराष्ट्र है, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, एक जो मध्यकालीन स्थिति जो थी, क्योंकि मुगल संबंध, राजपूत संबंध और मुगल जो प्रशासन है वो पूरा अपना अलग है। इसके बाद में जो मुख्य जो बातें बनती है आपकी गुलाम वंश की बच जाती है कि भाई गुलाम वंश की शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से होती है, भारत में तुर्क कहाँ से आते हैं। इसके बाद में इनकी स्थापत्य है, इनकी जो सांस्कृतिक है और सामाजिक है और आर्थिक स्थिति है कि वे महिलाओं की स्थिति कैसी थी या समाज में उनकी जो आर्थिक इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो कैसी थी, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सल्तनत कालीन या अपने मध्यकालीन स्थापत्य का। देखो, अगर बात की जाए तो भारत में हर्षवर्धन का जो काल था, मध्यकाल से पहले एक टाइम पीरियड आता है प्री मिडल, ये जिसे हम पूर्व मध्यकाल कह सकते हैं, या राजपूत वंश का उदय होता है। इसमें लगभग एकता का भाव होता है। इनमें सबसे पहले भारत में जब तुर्कों का आक्रमण हुआ था, ये होता है 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। ये देवल तट्टा कश्मीर में आते हैं। ये कहा जाता है कि लुटेरों ने इनके जहाज को लूट लिया था। तो इस 27 वर्षीय, ये एकदम यंग होता है, 27-28 साल का होता है, इसको भेजते हैं और ये सर्वप्रथम जजिया ही लगाता है। एक धार्मिक कर होता है, गैर मुसलमानों से लिया जाता है। ये कर इन्होंने सबसे पहले लगाया था। 712 में ये ठट्टा देवल ये इन जगह पे आ जाता है। इसके बाद में मोहम्मद गोरी गजनवी, ये जो तुर्क है ये आते रहते हैं और अंतिम रूप से कहता है कि गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। और इसका प्रमुख उद्देश्य जो था वो लूटना था, धन लूटना था। गोरी आता है, हालांकि इन दोनों का कोई संबंध नहीं होता है। गौर का था, गोरी जो है वो 1191 और 92, इसमें तराइन का प्रथम युद्ध होता है और 92 में तराइन का द्वितीय बैटल ऑफ तराइन सेकेंड 1192। इस समय मुगलों की सत्ता आ जाती है भारत में। इनके पैर जो है वो जम जाते हैं, सॉरी तुर्कों की, मुगलों की नहीं। मुगल तो 1526 में आते हैं। तुर्कों की सत्ता स्थापित हो जाता है, स्थापना हो जाती है। इस समय यहाँ का शासक पृथ्वीराज चौहान होता है। इसका कोई पुत्र नहीं होता है, इसके दास होते हैं और इनमें सबसे प्रमुख दास होता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से अपना शासन स्थापित करता है। दिल्ली एक बार आता है, जनता इसका विरोध कर देती है, भयंकर विरोध होता है, ये वापस चला जाता है। ये सोचते हैं कि भाई इस समय काबिल कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक इनको लगता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को जब दिल्ली बुलाया जाता है, जनता बहुत ज़्यादा विरोध कर देती है और विरोध करने के बाद में ये पूरा का पूरा जो शासन है वो वहीं से चलाता है। कहाँ से? लाहौर से। गुलाम वंश का ये प्रथम शासक होता है।
लेकिन इसके बाद में राजा बनता है इल्तुतमिश। ये वास्तविक संस्थापक है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये बात ईश्वरी प्रसाद भी कहते हैं, क्योंकि ये दिल्ली से शासन करता है और ये जो है ये लाहौर से करता है। 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। आधुनिक पोलो जानते हो ना, चौगान खेलते हुए। ये काफी बार पूछा गया है कि भाई किसकी, दिल्ली सल्तनत के किस शासक की जो मृत्यु है वो चौगान खेलते हुए थी, तो 1210 में हो जाती है। इल्तुतमिश, चांदी का टका, तांबे की जीतल। देखो होता क्या है, 712 से लेकर और 1192 तक एक लंबा संघर्ष चलता है। इस काल को हम संक्रमण काल कह सकते हैं, प्री मिडाइवल कह सकते हैं, या बहुत डार्कनेस में ये अपना युग है, ये चला जाता है। इस समय होता क्या है कि इनसे जो राजपूत योद्धा थे वो लगातार इनसे संघर्ष करते रहे थे, जिसमें प्रमुख जो थे आपके जो कच्छावा जो वंश है, बहुत प्रतिहार वंश है, राष्ट्रकूट जो है, ये भी दक्षिण भारत और उत्तर भारत के जो राजपूत राजा हैं इनसे लगातार युद्ध करते हैं और इनको लगातार झड़पें होती रहती है। फिर अंत में ये हार जाते हैं, इनमें थोड़ा सा एकता का भाव हो जाता है। अंतिम रूप से ये पृथ्वीराज चौहान जो है, पृथ्वीराज चौहान एक महान शासक था, लेकिन ये अपने जो पड़ोसियों से आपस में युद्ध कर लेता है। तब जब युद्ध में इसका कोई सहयोग नहीं देता और तुर्कों की बाहरी व्यक्ति को अपने भारत में जो सत्ता है वो मौका मिल जाता है। इसके बाद में इधर जब गुलाम वंश की शुरुआत हो जाती है, और होता क्या है इस समय इसमें जो सांस्कृतिक इंडो और जो भारत और जो अन्य जो ये देश है इनका एक सांस्कृतिक समन्वय जिसे हम कह सकते हैं वो हो जाता है। वहाँ की चीज़ें यहाँ आ जाती है, यहाँ की चीज़ें वहाँ आ जाती है। जैसे 1398 में आक्रमण होता है भारत पर तैमूर लंग द्वारा, तो ये यहाँ के कारीगरों को समरकंद ले जाता है। वैसे ये अपने कारीगर यहाँ नहीं लाए थे, कारीगर तो भारत के ही थे भारत में, लेकिन इनका जो वहाँ का जो मकान थे, भवन थे, वो यहाँ बनवाए थे इन्होंने। जब इन्होंने यहाँ भवन बनाए थे तो इंडो इस्लामिक जो संस्कृति है इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि वो बताते हैं और ये भारत के अपने कारीगर, तो इन्होंने दोनों का मिक्स मेहराब है ना, वो चीज़ें ये बनाते हैं यहाँ पर, तो जिसके कारण इन दोनों का समन्वय हो जाता है भवनों में। ये होता है। इसके बाद में जो ये गुलाम वंश के जो प्रथम शासक होते हैं ये लाहौर से शासन करते हैं। 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक बनता है और ये जैसे कई पुस्तकें होती है वे अपने पुत्र को पढ़ने के लिए फारसी भाषा में वहाँ से पुस्तकें मंगवाता है। इसका एक भी पुत्र योग्य नहीं होता है, सभी अयोग्य होते हैं। तो इसने अपनी बेटी होती है रजिया सुल्ताना, इसको शासन की बागडोर संभालता है। तो यहाँ से ये भी होता है कि पहली महिला होती है। इसके अलावा इसने चांदी का टक्का, टंकी और तांबे की जीतल ये इसने चलाई थी। ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसके बाद में इसकी बेटी बनती है और खिलजी क्रांति आ जाती है। खिलजी जो है वो योग्यता को बदल देते हैं, क्वालिटीज को, और खिलजियों के बाद में तुगलक आ जाते हैं, सैयद आ जाते हैं, लोधी आ जाते हैं, अंतिम इब्राहिम लोधी होता है। युद्ध क्षेत्र में ये मारा जाता है।
अनपढ़ का सूरमा इसे कह सकते हैं। युद्ध क्षेत्र में मारा जाने वाला ये फर्स्ट शासक होता है। ये आपके ख्वाजा साहब के परिवार से थे। ख्वाजा सॉरी आपके ख्वाजा क्या, जो प्रथम जो आपके इनके होते हैं ये मोहम्मद शाह के वंशज माने जाते हैं। इन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल था इनका 98, सबसे कम इनका होता है। ये इन्होंने जैसे धनवादी माने, सलामी पद्धति, और जो आपकी पीली मिट्टी है इसका प्रयोग किया था। खूबसूरती नहीं है इनके, ऐसे दलवा की वाली हमें ये मिलती है। इन्होंने कोई विशेष नहीं किया था। लोधियों ने न के बराबर योगदान था इनका। इन्होंने भी कम समय था इनका भी। इब्राहिम लोधी मारा जाता है और उसके बाद में मुगलों की स्थापना हो जाती है। इन्होंने काफी योगदान दिया था। अंतिम जो औरंगजेब है इन्होंने कोई विशेष नहीं किया। बाबर ने जैसे 4 बाग पद्धति है, शौक था भाई, इसको बाग लगाने का शौक था। तो ये जो चीजें हैं ये अपने यहीं आती है, बाग वगैरह लगाने की कला जो संस्कृति है इसकी, तो ये यहाँ से आती है और हमें यहाँ सीखने को मिलती है कि भवन बनाए हैं। ये तो है नहीं कि जब ये गए तो भवन यहाँ से वो वापस ले गए। तो इनकी जो स्थापत्य जो कला है ये इस समय यहाँ से शुरुआत हो जाती है ऐबक से, और चलती रहती है। 1857 की जब क्रांति होती है वहाँ तक मुगल यहाँ पे रहते हैं। तो मध्यकालीन जो है उसकी हम शुरुआत करते हैं। एक जेम्स मिल ने, तो जेम्स मिल ये कहते हैं इस काल को मॉडर्न काल भी कहते हैं, जो सांप्रदायिकता के बीच बो देता है और 3 भागों में इसको बांटता है। इसको ये कहता है आधुनिक काल, इसको कहता है वो मुस्लिम काल, और इसको कहता है हिंदू काल। कहने वाला होता है जेम्स मिल। उनकी जो पुस्तक होती है 1817 में आती है, और ये मध्यकालीन जो पार्ट है आपका, ये सांप्रदायिकता के बीच बो देती है। मध्यकालीन काल हर्षवर्धन से शुरू होता है, 1857 की क्रांति पर एंड हो जाता है। तो आज हम शुरुआत करेंगे सल्तनत युगीन या जो मध्य युगीन जो है वो आपकी स्थापत्य है। आइए शुरुआत करते हैं। जॉन मार्शल ने इनको हिंदू इस्लामी
मैं नाम भूल गया था अभी थोड़ा सा, ये ग्रीक याद रह गया था। इंडो इस्लामिक, इंडो इस्लामिक कौन कहता है? जॉन मार्शल कहता है। कला कहा है? कहा, ठीक है। क्योंकि ये हिंदुस्तान और मुस्लिम दोनों की आपसी समझ, क्योंकि ये हिंदुस्तान व हिंदू मुस्लिम में, तो आप उसको ज़्यादा बेटर ये रहेगा, यहाँ समझने में ऐसा नहीं रहेगा। हिंदू मुस्लिम दोनों का समन्वय था, कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं समन्वय को। भारतीय स्थापत्य की क्षैतिज और मुस्लिम जो थे स्थापत्य की या मुस्लिम स्थापत्य की ये मेहराबदानी धरणी बेहतरीन समन्वय था इनमें। बेहतरीन समन्वय था। मार्शल कहता है, एक डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, कई बार पूछ लेते हैं और जॉन मार्शल की काफ़ी बार पूछी गई है कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला इंडो इस्लामिक वास्तुकला दोनों स्रोतों से प्रेरणा लेती है, दोनों, एक ये और एक ये। दोनों स्रोतों से प्रेरणा लेती है, हालांकि ये सदा परिणाम में नहीं है। नहीं है। हेडिंग लगाइएगा, एक सेकंड, ये आप कह लीजिएगा। जॉन मार्शल कहता है कि इंडो इस्लामिक कला इसको कहा है, इस काल को इंडो इस्लामिक कला कहा है, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम दोनों का समन्वय थी। भारतीय जो शैली थी इसमें क्षैतिज और मुस्लिम जो थे इसमें मेहराब दरणी, ठीक है, दोनों का बेहतरीन समन्वय था। इंडो इस्लामिक वास्तुकला दोनों स्रोतों से प्रेरणा लेती है, हालांकि ये सदा परिणाम में नहीं थी, ये बात कहता है आपका मार्शल महोदय, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्थापत्य में तुर्कों का योगदान।
स्थापत्य क्षेत्र में तुर्कों का योगदान। पहले ये गारे का प्रयोग करते थे, लेकिन अब क्या प्रयोग करने लगे? चूने का प्रयोग। एक परिवर्तन तो ये आ गया। पहले किसका प्रयोग करते थे? गारे का करते थे, अब ये चूने का प्रयोग करने लगे थे। इसके साथ ही राबिश व सुरखा का प्रयोग भी होने लगा था। लेकिन इससे पहले जो भारतीय थे, पहले भारतीय जो थे वो कई चीजों, इसमें भारतीय थे जो मिट्टी ईंट चौकोर, मिट्टी ईंट चौकोर, गुस्से का प्रयोग करते थे, अब ये राबी सुरखा और चूने का प्रयोग करने लगे। गारे को हटा दिया था, मिट्टी गार ये की बात है, ईंट चौकोर इसका पहले ही प्रयोग करते थे। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो ये मेहराब एवं गुंबद को प्रधानता दी जाने लगी थी। अब जो है वो मेहराब व गुंबद जो था को प्रधानता दी जाने लगी थी, मेहराब और गुंबद को। भारत में घोड़े की नाल, घोड़े की जो नाल होती है के आकार के मेहराब का प्रयोग, मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम जो खिलजी थे, खिलजियों ने किया। चौथी प्रमुख जो बात है वो है आपकी आरोही निक्षेप, आरोही निक्षेप छत्तेदार विधि। इसका प्रयोग किया जाने लगा था। द्वारा छज्जों को मीनारों से जोड़ा जाने लगा। पहला उदाहरण इसका कुतुब मीनार हम ले सकते हैं। कुतुब मीनार कह सकते हैं। तुर्कों ने स्थापत्य क्षेत्र में अरबस्क,
इनको अंडरलाइन कर लेना भाई, स्क्रीच और कुर्फी शैलियाँ। शैलियों का प्रयोग का प्रवेश करवाया। ये आप लिख लीजिएगा। स्थापत्य क्षेत्र में इसके अलावा फिरोज तुगलक के जितने भी भवन थे, फिरोज तुगलक के जितने भी भवन थे ना, कमल का जो प्रयोग था सभी भवनों में, कमल का अंकन जो था ना भवनों में, वो महत्वपूर्ण था। तुगलक और लोधी काल में क्या हुआ, कमल का अलंकरण भी बहुत ज्यादा, इसमें पूरे में सबसे ज्यादा जो कमल का प्रयोग इसमें किया गया था फिरोज तुगलक के जितने भी भवन थे उसमें। तुगलक में लोधी काल में शासनकाल में चौकोर एवं अष्टभुजाकार तुगलक और लोधी काल में, ये ध्यान में रखना भी, चौकोर और अष्टभुजाकार मकबरों वाली दो शैलियां प्रमुख थी, वाली दो शैलियां प्रमुख थी। ठीक है, ममलुक जो शैली थी (1206) से प्रारंभ होती है। 1206 में ऐबक का शासनकाल होता है। ऐबक से राजा अगर लिखे तो ऐबक से आपका हो गया केकुबाद, केकुबाद तक 1290। टाइम पीरियड की बात करें तो 1206 वो ममलुक से मिलेगा। कहलाती है। ये था तुर्कों का योगदान। अब कल हम जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, रजिया जो है, उन्होंने जो सिक्के है, स्थापत्य कला में जो प्रयोग किया गया था, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जो उपलब्धियां थी, उनकी थोड़ी थोड़ी चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। इसको आप एक बार देख लीजिएगा कि पहले गारे का प्रयोग होता था, अब चूने का प्रयोग होना शुरू हो गया था। राबिश और सुरका का प्रयोग भी इसके साथ होने लगे था। पहले भारतीय जो थे वो मिट्टी, ईंट, चौकोर और भूसे का प्रयोग करते थे। इसी के साथ ये मेहराब और गुंबद की प्रधानता दी जाने लगी थी। भारत में जो घोड़े की नाल की जो मेहराब जो थी वो सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी के काल में, या खिलजियों के वंश में कर सकते हैं, खिलजियों के काल में घोड़े की नाल की, खिलजियों की। आरोही निक्षेप छत्तेदार विधि, ये जो था वो छज्जों के साथ मीनारें खड़ी करते थे। तो इसका पहला उदाहरण हमें कुतुब मीनार का हमें मिलता है। तो शुरुआत में ये हो गई थी। तुर्कों की स्थापत्य जो क्षेत्र में अरबस्क, स्क्रीच, कुर्फी शैलियों का प्रवेश करवाया गया था। फिरोज तुगलक के जो भवन थे इसमें लगभग जितने भी भवन है उसमें कमल का अलंकरण की शुरुआत हो गई थी। और तुगलक और जो लोधी काल था
इसमें चौकोर और अष्टभुजाकार, जैसे तेलंगानी इसका एक हिंदू से मुसलमान बना तुगलकों का एक प्रमुख जो मंत्री था, जिसने अष्टभुजाकार ये मस्जिद या मकबरा बनाया था। ठीक है, मकबरों वाली जो दो शैलियाँ जो थी, ये प्रमुख थी। इसके अलावा मामलुक जो शैली है, टाइम पीरियड की अगर बात करें तो 1206 से 1290 तक, और शासक की बात करें तो ऐबक से लेकर केकूबाद तक की जो शैली थी वो ममलूक शैली कहलाती है। हम अब अगले वीडियो में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर जो प्रमुख अपने जहाँ तक चलेगी मध्यकालीन जो स्थापत्य शैली चलेगी, उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।